जी हां दोस्तों, बागियों के नहले पर ममता गुट का दहला, स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट में ममता गुट की जीत तय। तो क्या कहीं के नहीं रहे बागी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर शाह के इशारे पर बागी गुट की लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के बाद में ममता गुट के योद्धाओं ने किस तरीके से चढ़ाई की और कैसे लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके कानूनी तौर पर स्पीकर को आईना दिखाया। तो क्या लोकसभा के स्पीकर नियमों और कानूनों के हवाले से जो कि टीएमसी गुट ने उनके सामने रखा, उस वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बागियों की अपील और उनकी चिट्ठी पर यस नहीं कहा, मामले को पेंडिंग में डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट मामला जाते जाते कैसे ममता गुट की जीत सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है? क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता इस बात को अभी से कह रहे हैं? दोस्तों, बड़ी दिलचस्प घटना और बड़ा दिलचस्प मोड़ इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में ममता गुट और बागी गुट के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें आ चुका है। क्योंकि इधर दिल्ली के इशारे पर टीएमसी के बागी या कुछ लोगों के शब्दों में गद्दार सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अपना दावा पेश किया ही था कि तभी टीएमसी ममता के वफादार सांसदों ने सागरिका घोष और कीर्ति आजाद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और टीएमसी के लोकसभा फ्लोर लीडर अभिषेक बनर्जी का एक पत्र भी उन्हें दोबारा से सौंपा। यानी कि दोस्तों, उस पत्र में क्या है और किस तौर पर कानूनी जानकार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कैसे कानून का वो आईना दिखाया ओम बिरला को और कैसे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि साहब कानूनी लड़ाई में बागी गुट तो कहीं नहीं ठहरेगा और जिस एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी में विलय तो करा दिया दिल्ली ने, मगर उस पार्टी का हश्र पहले ही से खत्म था। मगर उस पार्टी के साथ जाने के बाद में इन सांसदों का राजनीतिक भविष्य अंधकार में भी कैसे ढकेल दिया शाह ने, दिल्ली ने जानबूझ करके। लेकिन दोस्तों, जो कानूनी आईना है जिसमें अभिषेक बनर्जी ने जो कुछ चिट्ठी 2 दिन पहले लिखी थी, लेकिन लोकसभा स्पीकर से बागी गुट के मिलने के बाद में ममता गुट के सांसदों ने जब मुलाकात की, जिसमें दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का हवाला देते हुए इस कदम को चुनौती दी गई जो कि संसद से लेकर अदालत तक जाएगी। इस चिट्ठी में कई कानूनी पहलू का जिक्र कर लोकसभा स्पीकर को बागियों के दावे की बुनियाद पर फैसला लेने को कहा। तभी तो लोकसभा स्पीकर ने उन बागियों के दावे को ना भी माना है, ना ही उनके पक्ष में फैसला दिया है। भले ही दरबारी मीडिया में बागियों के पक्ष में पल्ला भारी दिखाना शुरू कर दिया गया हो। दोस्तों, उस चिट्ठी में क्या कहा गया कि दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के हवाले से बागियों का कदम कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस बात का बखान है कि संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के तहत किसी विधायी पार्टी के भीतर विभाजन यानी कि स्प्लिट को अब मान्यता नहीं दी जा सकती। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि एआईटीसी एक अखंड राजनीतिक दल और कोई भी गुट खुद को अलग पार्टी के रूप में स्थापित नहीं कर सकता। अब दोस्तों, इस पर कानूनी पहलू जरा समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया था, उन्होंने खुद एक्स पर आकर के लिखा था कि भारतीय लोकतंत्र एक मजाक बन गया है। बाकी सांसद खुद से किसी दल में विलय कर ही नहीं सकते और ऐसा तभी हो सकता है जब मूल पार्टी यानी कि ममता गुट के टीएमसी इसका फैसला करे। इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने यानी कि डिस्क्वालीफाई करने की मांग कर डाली। कपिल सिब्बल ने टीएमसी के बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक तो इनकी तादाद सिर्फ 17 है, दूसरा ये कि वो किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं कर सकते। उनके अनुसार किसी दल का विलय तभी संभव है जब मूल पार्टी स्वयं ऐसा करे, ममता गुट। अब दोस्तों, अभी मूल पार्टी तो ममता के पास ही है। जब तक लोकसभा स्पीकर, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट बागियों को ही असली पार्टी ना मान ले, इसलिए ममता के लिए उम्मीद ही नहीं बल्कि कोर्ट में जीत के लिए एक बड़ी बुनियाद और उम्मीद की किरण दिख रही है। अब दोस्तों, ममता के बागी गुट जब लोकसभा स्पीकर से शाह के इशारे पर मिलकर के उनसे आए और उनको अपनी बातें रख करके आए तो बड़े खुश थे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक तरीके से हर्षोल्लास था। मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वो हर्षोल्लास उदासीनता में छाता चला गया, क्योंकि कोई भी फैसला कानून और नियमों के तहत ही होगा।
देश में पार्टियां जागरूक हो चुकी हैं, देश में नेता जागरूक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ कर लिया था, क्योंकि उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर वहां पर उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते तो मामला कुछ और हो सकता था। लोकसभा विधानसभा के स्पीकर ने महाराष्ट्र के गलत किया था। तो अब ऐसी स्थिति में फूंक फूंक करके कदम विपक्ष रख रहा है। और इन तमाम चीजों में दोस्तों दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि एक तो बंगाल का दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ममता बनर्जी और उनके गुट के लोगों का संवाद, उनकी सलाह, कानूनी सलाह। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस बीच में जितने भी संवाद साधने की कोशिश की आंध्र प्रदेश नायडू के यहां, उसमें उनको उनसे जो भी टिप्पणी मिली, जो भी पॉइंट्स मिले, जो भी सलाह मिली, वो हिट बताए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बागी सांसद आने वाले समय में ममता बनर्जी से टीएमसी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन पाएंगे? क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र वाला जिक्र जैसा कि मैंने आपके सामने किया, उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे, एनसीपी वाला शरद पवार बनाम अजित पवार, आप सबने देखा, हमने भी देखा, हर कोई आश्चर्यचकित था कि साहब जिसने पार्टी बनाई, खून पसीने से सींचा, कल को कोई शख्स आके कहता कि नहीं साहब आप ही निकलो। और दोस्तों इस मौके पर मुझे एक मशहूर शायर का कलाम दो लाइनों का याद आ रहा है कि जब गुलिस्तां को खो की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। मतलब वही हाल है कि जिस शख्स ने पार्टी बनाई, जिसने खून पसीना एक करके खड़ा किया, सरकार बनाई, उसी को एक झटके में साइडलाइन करने की कोशिश। मगर इंसाफ मिलता तो है, देर है अंधेर तो नहीं है। अब दोस्तों महाराष्ट्र वाले मामले को सब देख चुके हैं। अब वैसी स्थिति ममता बनर्जी की पार्टी में खड़ी होने की तरफ देश का सत्ता पक्ष और दरबारी मीडिया ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी अदालतों पर भरोसा आम जनता का बना हुआ है। अब दोस्तों इस मामले में खुद टीएमसी के बागी गुट में शामिल सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने जो कहा, वो भी ममता गुट के लिए एक उम्मीद है कि असली टीएमसी कौन है, इसका फैसला अदालत करेगी। हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय कर चुके हैं। नियम के तहत जब तक आप पार्टी के 2/3 सदस्यों के साथ अलग होते हैं तो आप पहले ही दिन पार्टी की मांग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो कह रहे हैं। जुलाई में टीएमसी के नाम और निशान की मांग करेंगे क्योंकि हमारे पास 2/3 बहुमत है। ये कौन कह रहा है कि साहब अभी से हम टीएमसी के ऊपर कब्जे की मांग नहीं कर सकते, जबकि किया है बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के पास में। अब नियम क्या कहता है कि नहीं कर सकते आप, मतलब स्पीकर भी अभी मान्यता नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में मतलब साफ है कि टीएमसी की लड़ाई को कोर्ट के जरिए अब दोनों गुट लड़ेगा और फिर कोर्ट में तय होगा कि असली पार्टी कौन है। और यही ममता की अभी से पहली जीत मानी जा रही है, क्योंकि कोर्ट में कानून और नियमों के हिसाब से ममता गुट का पल्ला भारी है। दोस्तों आजाद भारत की राजनीतिक उठापटक और टूट फूट के समय में यह देखा गया है, जो पूरे इतिहास में, कि जब किसी पार्टी में दो गुट बनते हैं, दोनों ही गुट खुद को असली पार्टी मानते हैं, तो इसका फैसला चुनाव आयोग करता है। इस बात का पूरा उल्लेख इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत करता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1971 के ऐतिहासिक सादिक अली, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया, बनाम चुनाव आयोग मामले में तय किए गए नियमों के आधार पर किसी भी गुट का दावा 3 पैमानों पर परखा जाता है। इलेक्शन कमीशन देखता है कि पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों यानी कि सांसद और विधायक जो हैं, उनमें से कितने लोग किस गुट के पास में। दूसरा, पार्टी का संविधान क्या कहता है। और दरअसल ये बिंदु ममता बनर्जी के हक में ही जा रहा है। पार्टी का संविधान जो है, उस संविधान के हिसाब से 2/3 सांसदों के अलग होने से पार्टी वो नहीं ले सकते, बल्कि पदाधिकारी इस संगठन से जुड़े हुए लोग वोट करेंगे। 1000 के आसपास है, ममता का वर्चस्व है उस पर। उधर चुनाव आयोग ये जांचता है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी जिला अध्यक्षों की सूची में पल्ला किसका भारी है, ममता का। संगठन के मोर्चे पर ममता बनर्जी का पल्ला, क्योंकि पार्टी संगठन पर अभी भी उनकी पकड़ वैसी है। हालांकि दोस्तों मैं महाराष्ट्र का फिर जिक्र करूंगा कि शिवसेना एनसीपी के मामले में चुनाव आयोग ने पार्टी संगठन से ज्यादा सांसद और विधायकों की संख्या को तवज्जो दी थी। तो चुनाव आयोग तो कुछ भी कर सकता है। वो जब सीधे सीधे ईवीएम को जलते हुए देखकर कोई एक्शन नहीं लेता, वो सीधे सीधे वो कह देता कि साहब हम कैसे उस रिकॉर्डिंग को दें जिस वोट डालते हुए महिलाओं बच्चों की, और कैसे कहता है क्या हम माताओं और बहनों की वीडियोस को दे सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी शादीशुदा जोड़े के बेडरूम के फोटो मांग ली हो इनसे। गजब स्थिति है।
दोस्तों, इससे ज्यादा हद दर्जे की निचली बात आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं की होगी जितना ज्ञानेश कुमार ने की है। थे एक राजीव कुमार, शेर व शायरी करके चले जाते थे, मगर राजनीतिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर जो निचले क्रम की लाइनें हैं वो नहीं बोलते थे। मगर इन साहब ने तो सब कुछ मटिया मेट कर दिया। चुनाव आयोग और क्या देखता कि पार्टी के भीतर बगावत के नए अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के आंतरिक संविधान के नियमों के तहत हुआ या नहीं हुआ। अब दोस्तों, चुनाव आयोग को लगता है कि मामला बहुत उलझा हुआ है, तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता। आंतरिक तौर पर टीएमसी के नाम और जो उसका सिंबल है, 2 जोड़ा फूल, फ्रीज कर देगा। और ऐसे में फिर क्या होगा, मामला पहुंचेगा कोर्ट। आप देखिए, महाराष्ट्र वाले मामले में अभी भी लड़ाई चल ही रही है, लेकिन कोर्ट में क्या है। दोस्तों, एक बात मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, जब से मैं पत्रकारिता के करियर में आया पढ़ाई के बाद से, खास तौर पर मोदी शाह के एरा में, अदालतें भी अगर सरकार से जुड़ा हुआ, मौजूदा वक्त में 12 वर्षों से सरकार से जुड़ा हुआ कोई मामला है जिसका सीधा असर उस पर पड़ रहा है, आमतौर पर मैंने देखा है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, मिलॉर्ड्स और सारी माननीयों का, सारी चीज़ों का, लेकिन एक बात मैंने ज़्यादातर देखा है कि साहब फैसले सरकारों के खिलाफ बहुत ना के बराबर गए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये हुआ है। महाराष्ट्र की लड़ाई अभी भी चल रही है। दोस्तों, आप सोचिए ना, मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए, चयन करने के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे मतलब राहुल गांधी होंगे, और प्रधानमंत्री होंगे मतलब मोदी होंगे। लेकिन मोदी शाह ने क्या किया था, संसद में 2/3 बहुमत के साथ में इस कानून को पलट दिया था और ये कहा था कि नहीं, मोदी होंगे मतलब प्रधानमंत्री होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उनकी जगह हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री होगा मतलब शाह होंगे। तो मोदी और शाह हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन एक हैं, यानी कि एक तरफ 2 लोग हैं और एक तरफ अकेले राहुल। तो जो चाहेंगे 2 लोग मोदी शाह कर लेते हैं। इस पर अभी भी सुनवाई चल रही, कोई फैसला नहीं दिया है। एसआईआर पर फाइनल फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये सब दर्शाता कि अभी आपने देखा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और क्या हुआ मीनाक्षी नटराजन के केस में, ये सब कुछ हमने देखा। अब दोस्तों, बंगाल की लड़ाई, कानूनी लड़ाई महीनों सालों चल सकती है। मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इससे पहले अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर को पत्र पहले ही लिख चुके थे कि साहब, हमारा पक्ष जाने बिना एक तो इस गुट को मान्यता नहीं दी जाए क्योंकि नियमों कानून के खिलाफ इन्होंने सब कुछ किया है, हमारा पक्ष जाने बिना कोई फैसला भी ना दिया जाए। अब दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ने, कुछ तो है ऐसा जो लोकसभा स्पीकर चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, मान्यता नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट की दूरी महज, आपको बताऊं कि महज 1 से 1 किलोमीटर के आसपास ही होगी। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में 15 जून खत्म होते होते जो गतिविधियां सामने आई हैं, उसने तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया और एक उम्मीद की किरण दे दी कि साहब आने वाले दिनों में बागियों के साथ वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना ना तो बागियों ने की थी, न ही इस दरबारी मीडिया ने। आप क्या सोचते हैं इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।